नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। मक्का की उन्नत खेती के लिए खास जानकारी, नींबू की खेती और देखभाल, उड़द और मूंग की खेती और देखभाल। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। मक्का की गिनती तेजी से लोकप्रिय हो चुकी फसलों में होती है। अन्य फसलों की तुलना में मक्का कम समय में पकने और अधिक पैदावार देने वाली फसल है। अगर किसान थोड़े ध्यान से और आज की तकनीकी के अनुसार खेती करें तो इस फसल की अच्छी पैदावार से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं मक्का की खेती के बारे में। मक्का खरीफ की एक मुख्य फसल है। भारत की जलवायु में विविधता होने के कारण यहाँ मक्के की विभिन्न प्रकार की किस्में उगाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिनों से भरपूर मक्का शरीर के लिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। इसके साथ मक्का शरीर के लिए आवश्यक खनिज तत्वों जैसे कि फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, आयरन इत्यादि से भी भरपूर फसल है। अन्य फसलों की तुलना में मक्का कम समय में पकने और अधिक पैदावार देने वाली फसल है। अगर किसान थोड़े ध्यान से और आधुनिक तकनीकी की मदद से खेती करे तो इस फसल की अधिक पैदावार से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जून माह के शुरू होते ही मौसम और बारिश को ध्यान में रखते हुए किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करते समय उन्नत प्रजातियों का चुनाव करें। जवाहर मक्का 8, विवेक 4, विवेक 17, विवेक 43, विवेक 42, प्रताप हाइब्रिड मक्का 1 आदि मक्के की जल्दी पकने वाली किस्में हैं। जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी मक्के की खेती करने के लिए उपयुक्त होती है। मक्के की फसल में सिंचाई फूल आने और दानों के भरने के समय करें। साथ ही मक्के के खेत में 15 से 20 व 25 से 30 दिनों तक खरपतवार नियंत्रण व निराई गुड़ाई कर ले। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और दूसरी तथा तीसरी जुताइयां रोटावेटर की मदद से करें। मक्के की फसल का कीट से बचाव करें। मक्का में लगने वाले प्रमुख कीट धब्बेदार तना भेदक कीट, गुलाबी तना भेदक कीट होते हैं। इसके अलावा पत्तियों का झुलसा रोग एवं तना सड़न जैसे रोगों के होने का खतरा होता है। फसल को शुरुआती अवस्था में रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नींबू में कई तरह के औषधीय गुण और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। साथ ही नींबू पोषक तत्वों से भरपूर होता है। दुनिया भर में नींबू का उपयोग तरह तरह के व्यंजनों में किया जाता है। ऐसे में नींबू की मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है। किसान साथी अगर नींबू की खेती उचित तरीके से करें और इसकी देखभाल का खास ख्याल रखें तो निश्चित ही अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। आइए डालते हैं नजर नींबू की खेती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर इस खास रिपोर्ट में। नींबू की खेती वैसे तो पूरे भारत में की जाती है। अलग अलग राज्यों के किसान नींबू की विभिन्न किस्में बोते हैं। मुख्य तौर पर नींबू की खेती तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में होती है। नींबू का पौधा लगाने का सबसे सही मौसम बरसात का होता है। जुलाई से अगस्त के बीच नींबू की पौध लगाना उचित रहता है। नींबू लगभग हर तरह की मिट्टी में उग जाते हैं, लेकिन अगर हल्की दोमट मिट्टी के साथ अच्छी जल निकासी की व्यवस्था हो तो ज्यादा अच्छा है। इसकी खेती के लिए पहाड़ी क्षेत्र सबसे बेहतर माना जाता है, जहां 750 मिलीमीटर से ज्यादा वार्षिक बारिश नहीं होती है। नींबू में जहां एक तरफ विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, वहीं इसमें कई प्रकार के औषधीय गुण भी होते हैं। यही कारण है कि नींबू की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। ऐसे में किसानों के लिए नींबू की खेती करना बेहद ही फायदेमंद रहता है। नींबू की खेती करने से लगभग 84 किलो नींबू की पैदावार प्रति वर्ष हो जाती है। किसान नींबू का बगीचा एक बार लगाते हैं तो पूरे 30 सालों तक वो बगीचा आबाद रहता है। एक नींबू का पौधा लगभग 3 साल बाद हमें फल देना शुरू करता है। नींबू की खेती से पूरा साल पैदावार होती रहती है, लेकिन जुलाई से अक्टूबर का जो वक्त है,
इसमें सबसे ज्यादा नींबू मिलते हैं। नींबू की खेती से मुनाफा कमाने के लिए सबसे पहले तो बाजार से अपनी निर्भरता को घटाना जरूरी है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जैविक खाद और कीटनाशक दवाइयाँ खुद ही अपने घरों में बनाएं और पुराने बीज संभाल कर रखें, ताकि लागत कम से कम आए और मुनाफा ज्यादा हो। जैविक तरीके से नींबू की खेती करने पर 3 साल में लाखों की कमाई हो जाती है। नींबू की फसल में कई प्रकार की कीट लगने की संभावना भी बनी रहती है, जैसे साइट्रस साइलिया, पत्ती माइनर, स्केल कीड़े, नारंगी शूट बोरर, फल मक्खी, मिलीबग आदि। ऐसे में किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसी के साथ कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। भारत में दलहनी फसलों का एक खास स्थान है। यहाँ दालों की सबसे अधिक खपत होती है। भारत में सबसे ज्यादा दलहन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होती है। दलहनी फसलें प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत मानी जाती है। दलहनी फसलों में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाने के कारण लोगों में इसकी मांग हमेशा ही बनी रहती है। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं रिपोर्ट में और देखते हैं मूंग और उड़द की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। दलहनी फसलों में मूंग एवं उड़द की महत्वपूर्ण भूमिका है। मूंग की फसल को खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में उगाया जा सकता है। उड़द को मुख्य रूप से खरीफ में उगाया जाता है। अधिक उपज के लिए मूंग एवं उड़द की बुआई कतार में करनी चाहिए। मूंग और उड़द फसल की खेती और उचित देखभाल कर अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। मूंग और उड़द फसल की देखभाल करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। खासकर मूंग और उड़द में सिंचाई पुष्प अवस्था में थोड़ा पहले कर दें। साथ ही फसल में फली बनने की अवस्था में भी सिंचाई कर सकते हैं। समय समय पर पोषक तत्वों की देखभाल करें। दलहनी फसल मूंग और उड़द में कम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये फसलें अपने वातावरण से नाइट्रोजन को एकत्रित करने की क्षमता रखते हैं। किसान भाई फसल में पोषक तत्वों की कमी लगने पर यूरिया का इस्तेमाल करें। मूंग और उड़द की फसलों में खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए। हाथों से ही फसलों में निराई गुड़ाई करें। अगर बात करें कीटों की, तो बरसात के समय दलहनी फसलों में पीला मोजेक वायरस का खतरा रहता है। फली बनने की अवस्था में इसका प्रकोप अधिक दिखाई देता है। ये सफेद मक्खी नामक कीट द्वारा फैलता है। ऐसे में इमिडाक्लोप्रिड के इस्तेमाल से इसको फैलाने वाले कीट को मार सकते हैं। इसके अलावा अभी के समय देश के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश का पानी खेतों में लगे मूंग और उड़द की फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में अधिक वर्षा वाले इलाकों में जल निकासी का उचित व्यवस्था करें, ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हल्दी हमारी थाली का तो हिस्सा है ही, इसमें औषधीय गुण भी है और ये सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी अपनाई जा रही है। वैज्ञानिकों ने अब ऐसी किस्म इजाद की है जो किसानों को मालामाल कर सकती है। नाम है प्रतिभा। नाम से ही नहीं, गुणों से भी ये हल्दी प्रतिभा की धनी है। हल्दी में सड़न की बड़ी समस्या आती है, लेकिन प्रतिभा किस्म इस मामले में कमाल की है। इसमें ये ऐब नहीं के बराबर है।
केरल के कोझिकोड स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने इसे खुली परागी संतति सिलेक्शन के जरिए तैयार किया है। हल्दी जगत में प्रतिभा की जो प्रतिष्ठा है वो शायद किसी और किस्म की नहीं है। आंध्र प्रदेश में बहुत से किसान प्रतिभा की खेती कर रहे हैं। राज्य के विजयवाड़ा में चंद्रशेखर आजाद को तो प्रतिभा किस्म ने नाम और दाम दोनों दिए हैं, बल्कि इलाके में इस किस्म को बोने की शुरुआत इन्होंने ही की थी। कई साल की मेहनत के बाद वो अब 2 लाख रुपए लगाकर 14 लाख रुपए कमा रहे हैं। प्रतिभा किस्म से हुई जबरदस्त कमाई से ही उन्हें आंध्र प्रदेश में हल्दी की खेती का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। दरअसल विजयवाड़ा में हल्दी प्रमुख फसलों में गिनी जाती है। यहाँ आमतौर पर दुग्गिराला, कडप्पा, अरमूर और टेकुरपेट जैसी स्थानीय किस्में बोने का रिवाज है। इन किस्मों से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता था और बीमारियों की समस्या भी ज्यादा थी। फिर विजयवाड़ा में नई किस्म प्रतिभा की एंट्री हुई और देखते ही देखते ये किसानों की पसंदीदा किस्म बन गई। अगर आपको अच्छी कमाई करनी है तो फिर जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा। विजयवाड़ा में किसान ऐसा ही कर रहे हैं। वो जल्द पकने वाली फसल बो रहे हैं, बेहतर जल निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं और अच्छी गुणवत्ता की रोपाई कर रहे हैं। इससे बीज वाली गांठों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के किसान खेती की मेड़ और खांचा विधि का प्रयोग कर रहे हैं। फसल बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं में सुपर फॉस्फेट, वर्मी कंपोस्ट, गन्ना फिल्टर केक, जैव सुधारक और जैव उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। कंदों की खुदाई बैलों से हो रही है। साफ की गई गांठों को बड़े बड़े बॉयलर में उबालने के बाद 20 दिनों तक धूप में सुखाया और फिर मैकेनिकल पॉलिशर की मदद से पॉलिश की जा रही है। कोझिकोड अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक हल्दी किसानों के लगातार संपर्क में हैं और कोई समस्या आने पर तुरंत समाधान सुझाते हैं। संस्थान का मानना है कि अगर किसान ज्यादा पैदावार देने वाले उन्नत किस्में लगाएं और फसल प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीके अपनाएं तो खेती से कभी नुकसान नहीं होगा। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे।
खेती बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है। नई नई मशीनें इस काम को आसान बना रही है। बाजार में अच्छी कीमत के लिए फलों की ग्रेडिंग बहुत जरूरी है। हाथ से ग्रेडिंग में समय भी ज्यादा लगता है और मजदूरी भी। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ने गोल आकार वाले फलों और सब्जियों की ग्रेडिंग के लिए खास मशीन तैयार की है। आइए इसके बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बाजार में समान आकार के फलों और सब्जियों की अच्छी कीमत मिलती है। किसान आमतौर पर समान आकार वाले फलों या सब्जियों को छांटकर अलग करने के लिए मजदूरों का सहारा लेता है, लेकिन कई बार समय पर मजदूर न मिल पाने की वजह से किसानों को दिक्कत होती है। इसके अलावा समान आकार का ठीक अंदाजा लगाना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भोपाल में मौजूद केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ने एक खास मशीन तैयार की है। इसे फल सह सब्जी श्रेणी निर्धारक का नाम दिया गया है। संक्षेप में इसे ग्रेडर भी कहते हैं। इस मशीन को मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। मदन मोहन पाटीदार भोपाल के बड़े किसानों में गिने जाते हैं। 15 एकड़ जमीन पर ये प्याज लगाते हैं। उत्पादन होता है करीब 250 टन। एक अंदाजे के मुताबिक एक मजदूर हाथ से प्रतिदिन 500 किलो प्याज की छटाई यानी ग्रेडिंग कर सकता है। भोपाल में मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन है। इस हिसाब से 250 टन प्याज की ग्रेडिंग में 500 मजदूरों की जरूरत होगी और खर्च आएगा 2 लाख रुपए। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ने अपनी मशीन को मदन मोहन पाटीदार के खेतों में आजमाया। प्याज के अलावा मौसमी और अमरूद की ग्रेडिंग भी यहाँ की गई। पाटीदार मशीन के काम से संतुष्ट हुए और उन्होंने प्याज की छटाई के लिए इसे स्थापित कर लिया। ये मशीन 1 घंटे में 2 टन प्याज छांटने की क्षमता रखती है। अगर रोजाना 8 घंटे भी चलाया जाए तो 16 दिनों में 250 टन के आसपास प्याज की छटाई हो जाती है। मजदूरों के मुकाबले ये मशीन ज्यादा कुशलता के साथ काम करती है और सस्ती भी पड़ती है। 1 टन प्याज की ग्रेडिंग में सिर्फ 300 रुपए का खर्च आता है। इस तरह 250 टन प्याज की ग्रेडिंग में कुल लागत 75,000 रुपए बैठेगी। ये रकम मजदूरों के मुकाबले आधे से भी कम है। इस तरह ग्रेडर ने पाटीदार को 1.25 लाख रुपए की बचत कराई। दूसरी ओर बिना ग्रेडिंग के प्याज की कीमत 400 रुपए क्विंटल होती है, जबकि ग्रेडिंग के बाद यही कीमत 700 रुपए हो जाती है। किसी स्वयं सहायता समूह की सालाना आय कितनी हो सकती है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख? आज हम आपको ऐसे समूह से मिलवा रहे हैं जिसका सालाना कारोबार 1 करोड़ से भी ऊपर है। ये सब संभव हुआ है एक महिला की वजह से, जिनका नाम है श्यामा देवी। आइए जानते हैं इनके बारे में। श्यामा जिला देहरादून के फतेहपुर गांव में रहती हैं। ये ऐसा गांव है जहां महिलाओं को अपने पति की इजाजत के बिना घर से बाहर कदम रखने की भी अनुमति नहीं थी। गांव की ज्यादातर महिलाएं अशिक्षित थीं। श्यामा के पास तो घर की जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। फिर एक दिन पति की नौकरी भी चली गई। जरूरतें पूरी करने के लिए घर बेचना पड़ा और बच्चों को स्कूल से भी निकालना पड़ा। लेकिन श्यामा देवी किसी और मिट्टी की बनी थीं। वो लगातार कुछ न कुछ करने के बारे में सोचती रहती थीं। इसी विचार ने उन्हें महिलाओं के एक समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस समूह को कृषि विज्ञान केंद्र और ब्लॉक अधिकारी संबोधित करते रहते थे। इन संबोधनों से प्रभावित होकर ही उन्होंने फतेहपुर गांव की 10 महिलाओं को लेकर एक स्वयं सहायता समूह बनाया और नाम रखा महिला जागृति समूह। ये बात 19 सितंबर 2012 की है। समूह का उद्देश्य था कि गांव की महिलाएं अपनी आजीविका के लिए कुछ पैसा कमाएं। गरीबी की वजह से श्यामा और उनकी साथी स्वयं सहायता समूह के लिए 100 रुपए की छोटी सी रकम का बंदोबस्त भी नहीं कर पा रही थीं। लिहाजा समूह टूट गया। ऐसे समय में केवीके और ब्लॉक के अधिकारियों ने महिलाओं को सफलतापूर्वक समूह चलाने के महत्व के बारे में समझाया और अलग अलग सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। कोशिशें रंग लाईं और 1 जनवरी 2014 को समूह फिर से खड़ा हो गया। इस बार इसमें नए पुराने सब मिलकर
25 सदस्य हो गए। कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी ने श्यामा के साथ हाथ मिलाया और समूह को छोटी छोटी हस्तशिल्प वस्तुएं बनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान श्यामा देवी ने आसानी से उपलब्ध फसल या कच्चे माल के साथ कुछ स्थानीय व्यवसाय करने के बारे में जानने के लिए भी महिला समूह बनाया और खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, संरक्षण तकनीक और मूल्य संवर्धन का काम शुरू किया। जो महिलाएं सिलाई में निपुण थी, वो जूट के बैग बनाने लगीं। बाद में ये समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जुड़ गया और अपने भविष्य के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त की। अब समूह के सदस्यों ने आंगनबाड़ियों की आपूर्ति के लिए घर पर राशन की पैकेजिंग का काम भी शुरू कर दिया। एक सफल महिला के रूप में श्यामा ने दूसरी महिलाओं को प्रेरित किया और फलों और सब्जियों के संरक्षण पर भी काम शुरू कर दिया। आज उनके साथ 100 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। कई क्षेत्रों में काम करने की वजह से समूह को जबरदस्त आमदनी हो रही है और उसका वार्षिक कारोबार 1 करोड़ 14 लाख रुपए का है, जबकि इसके सदस्यों की कुल वार्षिक बचत करीब 2,40,000 है। कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए श्यामा देवी को राज्य स्तरीय महिला सम्मान मिला। महिला जागृति समूह ने 14 समान समूहों के साथ ब्लॉक मिशन प्रभांडक की मदद से 23 जून 2018 को जय माता दी ग्राम संगठन की स्थापना की। श्यामा देवी अब OBC RSETI में मास्टर ट्रेनर हैं और दूसरे जिलों की महिलाओं को प्रशिक्षित करती हैं। एक ऐसी महिला जो कभी अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही थी, आज एक कार और एक घर की मालकिन है। आज उनकी अपनी पहचान है। खेती में अधिक आमदनी पाने के उद्देश्य से ज्यादा रसायन का उपयोग होता आया है। ये न सिर्फ पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक है। ऐसे में जैविक तकनीक से उपजाई गई फसल की दिनों दिन मांग बढ़ रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही किसान जगदीश प्रसाद पारिक की, जिन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने में अपना भरपूर योगदान दिया है और इनके इस योगदान की सराहना करते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा है। कृषि के क्षेत्र में अथक परिश्रम कर अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले प्रगतिशील किसानों में एक नाम सीकर जिले के अजीतगढ़ के रहने वाले जगदीश पारिक का भी है। इनके जैविक खेती में किए जाने वाले नवाचारों के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। जगदीश पारिक मूल रूप से अजीतगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। 71 वर्षीय जगदीश सब्जियों की नई किस्म तैयार कर किसानों को मुहैया कराते रहे हैं। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। अभी के समय अधिक आमदनी पाने के उद्देश्य से ज्यादा रसायन का उपयोग किया जाने लगा है। बाजार में बिना कीटनाशकों का प्रयोग किए कोई खाद्य सामग्री सुगमता से उपलब्ध नहीं है और अगर कहीं उपलब्ध भी है तो उसकी कीमत इतनी अधिक है कि वो आम इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए श्री माधोपुर उपखंड के अजीतगढ़ निवासी जगदीश प्रसाद पारिक ने जैविक खेती की ओर रुख किया। जगदीश पारिक एक किसान हैं। खेती में नए नए प्रयोग करके इन्होंने किसान वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की वजह से इन्होंने अपना तथा अपने क्षेत्र का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन किया है। जगदीश पारिक निरंतर सब्जियों की नई किस्म विकसित करने में लगे रहते हैं। जैविक खेती के जरिए अच्छी गुणवत्ता, कीटरोधी तथा सामान्य से काफी बड़े आकार की सब्जियां पैदा करके जगदीश पारिक ने जैविक खेती की शुरुआत वर्ष 1970 से करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने गोभी की पैदावार से शुरुआत की। शुरू में इनकी पैदा की गोभी का वजन लगभग आधा किलो से 1.25 किलो तक होता था। रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सिर्फ गोबर से बनी हुई जैविक खाद का प्रयोग किया। पारिक के खेत में 15 किलो वजनी गोभी का फूल, 12 किलो वजनी पत्ता गोभी, 86 किलो वजनी कद्दू, 6 फुट लंबी घिया, 7 फुट लंबी तोरई, 1 मीटर लंबा तथा 2 इंच मोटा बैंगन, 3 किलो से 5 किलो तक गोल बैंगन,
250 ग्राम का प्याज, 3.5 फीट लंबी गाजर और एक पेड़ से 150 मिर्चियों तक का उत्पादन हो चुका है। सबसे अधिक किस्में फूल गोभी में हैं तथा इन्होंने अभी तक 8 किलो से लेकर 25 किलो 150 ग्राम तक की फूल गोभी का उत्पादन कर लिया है। अपने निरंतर प्रयोग तथा कार्यों के प्रोत्साहन स्वरूप इन्हें वर्ष 2000 में सृष्टि सम्मान तथा वर्ष 2001 में फर्स्ट नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड मिल चुका है। वर्ष 2001 में ही 11 किलो की गोभी उत्पादन के लिए इनका नाम लिम्का बुक में दर्ज हो चुका है। पारिक अब तक 6 बार राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं तथा सबसे वजनी गोभी के फूल के विश्व रिकॉर्ड में दूसरे पायदान पर हैं। जगदीश प्रसाद विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जैविक खेती से 25 किलो 150 ग्राम वजनी गोभी का एक फूल उत्पादित कर चुके हैं। इसी के साथ आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आप हमारे कार्यक्रम को सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके ही देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा देखकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल, और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।